नमस्कार। नेचर कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। आज प्लास्टिक रोज़मर्रा की ज़्यादातर चीज़ों में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्लास्टिक ने इंसानी विकास में मदद की है, लेकिन दूसरी ओर प्लास्टिक ने नए ख़तरे भी पैदा किए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण आज दुनिया के हर कोने में फैल चुका है। प्लास्टिक हवा, पानी और खाने के ज़रिए हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जिस कारण इंसान कई लाइलाज बीमारियों का शिकार हो रहा है। इस गंभीर चुनौती को देखते हुए इस साल विश्व पर्यावरण दिवस प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने की थीम पर आधारित किया गया है, ताकि पूरी दुनिया के नेताओं और बुद्धिजीवियों का ध्यान इस खतरे की ओर जा सके। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे प्लास्टिक प्रदूषण से इंसानी सेहत पर होने वाले खतरे की, और बात करेंगे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील पांडे जी हैं। आप टेरी यानी द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हैं। हमारे दूसरे मेहमान चंद्रभूषण जी हैं। आप आई फॉरेस्ट के CEO हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। आप दोनों ही मेहमान बहुत लंबे अरसे से पर्यावरण से जुड़े तमाम जो मामलात हैं उसमें रुचि रखते रहे हैं। चंद्रभूषण जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। देश और दुनिया चूँकि आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, इस बार की थीम प्लास्टिक प्रदूषण पर आधारित है। आप कैसे देखते हैं आज के इस दिन को? पहले धन्यवाद मुझे इस शो में बुलाने के लिए। ये समझना जरूरी है कि पिछले 10 सालों में तीन बार वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम प्लास्टिक पोल्यूशन रहा है। 2018 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी प्लास्टिक पोल्यूशन पे था, 2023 का भी थीम प्लास्टिक पोल्यूशन में था, और ये 2025 भी जी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्व दिया जा रहा है प्लास्टिक पोल्यूशन को लेके। और इसका रीजन बड़ा सिंपल है कि आज के दिन में प्लास्टिक जो है वो तीसरा सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। सीमेंट और स्टील के बाद जिस प्रोडक्ट को हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को, वो प्लास्टिक है। और आज के दिन में 90% जो प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है विश्व में, वो वेस्ट होता है, वो वेस्ट में जाता है। जी। ये माना जाता है कि जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है वो 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। हमारे देश में हालांकि रिसाइकलिंग जो है वो 30-40% होता है, लेकिन ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। 90% प्लास्टिक वेस्ट हो रहा है। कम से कम 1 करोड़ टन हर एक साल प्लास्टिक हमारे समुद्र में जा रहा है। जी। ये माना जाता है कि आज के दिन में समुद्र में इतना प्लास्टिक है कि वो मछलियों के वजन के बराबर है। इतना प्लास्टिक हमने समुद्र में डाल दिया है। तो एक तरफ प्लास्टिक से नदियों में और समुद्र में प्रदूषण हो रहा है, हमारे जमीन में प्रदूषण हो रहा है। दूसरा, बहुत से ये जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो माइक्रो प्लास्टिक आज के दिन में एक टॉक्सिक पोल्यूटेंट माना जा रहा है, जिसके कारण लोगों को कैंसर भी हो सकता है, हार्ट डिजीज को भी इसको लिंक किया जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक से। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक बहुत ही बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज उभर के आया है, और हमारे देश में इस पे काफी चर्चा हो रही है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने ये अनाउंस किया था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन होगा। 2022 में हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया है। अभी हाल में ही हमने ये किया है कि आप रिसाइकिल प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट्स में। तो काफी काम चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक बहुत ही विशाल प्रॉब्लम है, बहुत ह्यूज प्रॉब्लम है, जिसको सॉल्व करने में काफी समय लगेगा। जी। सुनील पांडे जी, जिस तरीके से CBG ने कहा कि ये लगातार 2018 के बाद से अब तक 3 बार प्लास्टिक को थीम बनाया गया, तो इसके महत्ता पर एक तरीके से प्रकाश डाला। प्लास्टिक का इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों को भी बुलावा दे रहा है। बिना प्लास्टिक के, अगर मैं आपसे पूछूं, तो बिना प्लास्टिक के निर्भरता के जीवन को कैसे सुलभ बनाया जा सकता है, चूँकि आप लगातार शोध कार्यों से भी जुड़े रहे हैं? जी, इसमें एक्चुअली चंद्रभूषण ने जैसा कहा, जो प्रॉब्लम है प्लास्टिक का, वो हमारे जो
जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसमें 40% जो पॉलीओलेफिन्स हैं, जिनको लार्जली हम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं, उसमें भी रिजिड पैकेजिंग तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका कलेक्शन एक तो इफिशिएंट नहीं है, दूसरा उसका लिटरिंग ज्यादा है, लिटरिंग पोटेंशियल ज्यादा है। जी। तो और लिटर हो जाता है एक बार हिंदुस्तान में तो फिर वो कलेक्शन चैलेंज हो जाता है। तो ये जो है मेजर चैलेंज है, और इसकी वजह से जो है खतरा बढ़ रहा है। और जैसा बताया कि माइक्रोप्लास्टिक्स उसे जनरेट हो रहे हैं, और जो ये माइक्रोप्लास्टिक्स का जो ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट धीरे धीरे उजागर हो रहा है, और नए नए तरह के रिसर्च पेपर आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि माइक्रोप्लास्टिक का खतरा बढ़ने वाला है। तो इसलिए जो है ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है जो हमारा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, उसको अगर हम ढंग से मैनेज कर पाए, उसको ढंग से कलेक्शन सिस्टम स्टैब्लिश कर पाए, ढंग से मैनेज कर पाए, तो हम काफी हद तक ये लड़ाई जीत सकते हैं। जी चंद्रभूषण जी, जैसा कि आपने बताया कि दुनिया भर में करीब हर साल 40 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है, जिसमें से करीब 50% केवल एक बार ही इस्तेमाल में लाने के लिए तैयार किया जाता है। तो इस समस्या से निजात कैसे पाई जाए, क्योंकि सिर्फ जागरूकता के सहारे बात नहीं बन पा रही है अब तक। देखिए, हमें कुछ प्रोडक्ट को तो बैन करना पड़ेगा, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट है। जैसे कि ईयरबड हो गया, उसमें प्लास्टिक की जगह हम लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आज के दिन में मार्केट में वैसे प्रोडक्ट आ भी चुके हैं। इसी तरह से आप बलून स्टिक हो गए, जो हमारे 19 कैटेगरी प्रोडक्ट जो हमारे देश में बैन हुए हैं, चाहे प्लास्टिक कटलरी हो गए, चम्मच हो गया जिसको एक बार खा के हमने फेंक दिया, प्लेट हो गया, ये सब अननेसेसरी प्रोडक्ट हैं। इनसे हमारे लाइफस्टाइल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, हमारे इकोनॉमी को कोई बहुत फायदा नहीं है, नुकसान ही है, और पर्यावरण को तो बहुत ही नुकसान है। तो हमें कॉस्ट बेनिफिट देखने की जरूरत है कि किसी भी प्रोडक्ट को हमें ओवरऑल कॉस्ट क्या है और बेनिफिट क्या है। और इस मायने से अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट हैं जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लास्टिक इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लास्टिक एक तरह से बहुत ही मिराकुलस प्रोडक्ट है। अगर आप देखेंगे आज के दिन में किसी भी चीज को तीसरे नंबर के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनने का मतलब है कि उसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। हमारे देश में आज के दिन में कोई 5 से 10 लाख लोग प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमी भी है। तो हम इन सब चीजों को सोच के हमें जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है उनको बैन करने की जरूरत है। जैसे कि हमने 19 कैटेगरी प्रोडक्ट को बैन किया है। बाकी जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको मैनेज करने की जरूरत है। जैसे सुनील ने बताया कि आप जो फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, अगर आप उसको कलेक्ट नहीं करेंगे, सॉर्ट नहीं करेंगे, रिसाइकिल नहीं करेंगे, सिर्फ लिटर करेंगे, वो तो पर्यावरण को विनाशी करेगा। तो एक तरफ हमें जो अननेसेसरी प्रोडक्ट है उसको कम करें, खत्म करें, और जो नेसेसरी प्रोडक्ट है उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करें। यही उपाय है, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। जी सुनील जी, एक रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक प्लास्टिक का उत्पादन 2 गुना हो जाएगा। ऐसे में पर्यावरण की सेहत और ख़राब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जो मेरा सवाल आपसे है वो ये है कि फ़िलहाल 10% प्लास्टिक की ही रिसाइकलिंग संभव है। इसके पीछे कॉस्ट फैक्टर भी कह सकते हैं। तो क्या तकनीक के ज़रिए हम भी आगे कुछ बढ़ सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? ये जो 10% का फिगर है, एक्चुअली ये ग्लोबल एवरेज है। जैसा चंद्रभूषण ने पहले कहा कि 30 से 40%, जो प्लास्टिक इंडस्ट्री से बात करें तो 50 से 60% भी बोलते हैं कि हम रिसाइकल कर लेते हैं, और जो रिसाइकल नहीं कर पाते हैं वहां प्रॉब्लम है। तो और टेक्निक का मतलब ये है कि जो है मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्लास्टिक को पहले तो अपने गीले कचरे से ही सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं हर जगह। अगर हम उसको सेग्रीगेट कर पाए अपने गीले कचरे से, तो आधी लड़ाई वहां हमने जीत ली। और उसके बाद जो प्लास्टिक जो हमने सॉर्ट आउट किया, उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी में कैसे हम अलग अलग पॉलीमर में उसको फर्दर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो 6-7 कैटेगरी के पॉलीमर होते हैं, PP है, HDPE है, LDPE है, तो इस तरह से जो है अगर हम सॉर्ट आउट कर लें, और उसमें काफी सारे देश जो है काफी एडवांस टेक्निक भी यूज करते हैं, क्योंकि काफी सारे देशों में
लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है, तो काफी एडवांस सॉर्टिंग, डिजिटल सॉर्टिंग टेक्निक यूज करते हैं। और डिजिटल सॉर्टिंग टेक्निक हमको लगता है जल्दी ही इंडिया में भी इंडिजिनियसली डेवलप किया जा सकता है और यूज किया सकता है। तो जितनी बढ़िया हम उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उतना बढ़िया वो रिसाइकल के लिए जाएगा, और उतना बढ़िया हमको जो हम कहते हैं रिसाइक्लेट, जो रिसाइकल्ड प्लास्टिक से हमको दाने मिलते हैं, उतना बढ़िया रिसाइक्लेट मिलेगा। और उतना बढ़िया रिसाइक्लेट मिलने का मतलब हम उसको आसानी से, जैसा रेगुलेशन कहता है कि स्टार्टिंग में 10-15% अगर हम रिसाइकल प्लास्टिक जो है प्रोडक्ट में डालें, तो उतना आसानी होगा हमको वो करने में। और जो प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी आसानी होगी जो है अपने प्रोडक्ट्स में रिसाइकल प्लास्टिक कंटेंट डालने के लिए। तो एक सॉर्टिंग टेक्निक जो है, उसमें हमको परफेक्शन लाना पड़ेगा। बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, कहा जाता है कि 10 सालों में किए गए कार्य अगले 10,000 वर्षों के लिए समुद्र की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो वो निर्धारित करेंगे। तो ऐसे में फिलहाल की स्थिति का आकलन और आंकड़े बहुत ही चिंता में डालने वाले हैं, क्योंकि हर दिन लगभग 8 मिलियन प्लास्टिक के टुकड़े हमारे महासागरों में पहुंचते हैं। तो ऐसे में क्या विचार है आपका? देखिए, हमने कुछ अध्ययन किया था 2022 में गंगा पे, और हमने वाटर का सैंपल और गंगा के सेडिमेंट को टेस्ट किया था कि माइक्रोप्लास्टिक कितने हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ सागर और महासागर का प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे देश की नदियों का प्रॉब्लम है। और नदियों से ये मतलब कि महासागर और सागर में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। तो हरिद्वार से हमने सैंपल उठाया था, हमने सैंपल बनारस और पटना, 3 जगहों से हमने सैंपल लिया था जी। और हमें माइक्रोप्लास्टिक काफी मिला था। और हमने 2 सीजन में किया था ये स्टडी, एक मॉनसून सीजन में बारिश के समय और एक सूखे के समय। बारिश के समय कम से कम 3 गुना ज्यादा मिला, क्योंकि जमीन से सारा प्लास्टिक नदियों में जा रहा है। ये बड़ा क्लियर है कि आप अगर किसी भी नदी में आप मॉनिटरिंग करेंगे तो मॉनसून के समय जितना भी कचरा है जमीन का, वो हम नदियों में चला जाता है। तो प्लास्टिक प्रदूषण बढ़ जाता है। और सूखे के समय भी हमें माइक्रोप्लास्टिक मिले थे, सेडिमेंट में भी मिले थे, पानी में भी मिले थे। तो एक और माइक्रोप्लास्टिक हमारे बॉटल वाटर में मिले। इनफैक्ट टेस्ट हुआ तो पीने के पानी में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है। आज के दिन में नमक में माइक्रोप्लास्टिक मिल रहा है, क्योंकि हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं जी। अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पिछले 2-3 साल में अध्ययन हुआ, उसमें प्लेसेंटा से माइक्रोप्लास्टिक निकला, ब्लड से माइक्रोप्लास्टिक निकल रहा है। तो प्लास्टिक तो अब हमारे शरीर में घुस गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये मैं सुनता हूं लोगों को ये कहते हुए कि दोगुना हो जाएगा प्लास्टिक, लेकिन उस दोगुने प्लास्टिक होने से हमें नुकसान क्या हो रहा है वो भी समझने की जरूरत है। मेरे अंदाज से मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है उसमें हम बहुत जगहों से प्लास्टिक कम कर सकते हैं। जैसे कि आप कॉस्मेटिक देखिए, आजकल कॉस्मेटिक में छोटे छोटे प्लास्टिक डाले जाते हैं, माइक्रोप्लास्टिक। स्क्रबर में प्लास्टिक डाले जाते हैं, जिनके सब्स्टिट्यूट हैं। आज से 10 साल पहले वहां प्लास्टिक नहीं थे, नेचुरल मटेरियल हम यूज करते थे। तो हमें अब सोचने की जरूरत है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल वहीं करें जहां की लॉन्ग लास्टिंग हो, उसका लाइफ हो, इजिली रिसाइक्लेबल हो। जहां पे शॉर्ट लाइफ है, रिसाइक्लेबल नहीं है, यूज एंड थ्रो है और पोटेंशियल है पोल्यूशन का, उसे तो हमें एलिमिनेट करने की जरूरत है। तो एज ए मॉडर्न सोसाइटी हमें यह डिसीजन लेने की जरूरत है हम किस प्रोडक्ट को कहां यूज करें। इतना नॉलेज अब हमारे पास है पिछले 20 सालों में कि हम वो बता सकते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कहां हो या कहां नहीं। तो चंद्रभूषण जी, इसके लिए तो जागरूकता ही एक तरीके से प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए से लोग जान सकते हैं कि हमें क्या यूज करना है, क्या यूज नहीं करना है। एक जागरूकता है, लेकिन जागरूकता के अलावा अब रेगुलेशन की भी जरूरत है। इंडस्ट्री को सेल्फ रेगुलेट करने की भी जरूरत है। देखिए, सरकार जो हमारे कि हम लॉ बना देंगे और इन्फोर्स करेंगे, पेनल्टी लगाएंगे, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन हमारी जो कंपनियां हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है। आज के दिन में जो बड़े बड़े फूड और बिवरेज कंपनियां हैं, उनकी प्लास्टिक की लिटरिंग इतनी अधिक है। जो चिप्स के पैकेट बनाते हैं, सबको मालूम है कि वो लिटरिंग हो रहा है। तो अल्टीमेटली सबको सरकार और लोगों के सर पे ही नहीं जा सकता है।
हाँ। कहीं ना कहीं उनको भी समझना पड़ेगा कि इंसानी जान से हमें कहीं ना कहीं खिलवाड़ नहीं करना है और एक कंप्रोमाइजिंग जोन में हमें आना है। सुनील पांडे जी, चूंकि मौजूदा समय में भारत ही नहीं समूचे विश्व में लगभग 40 देश जो हैं प्लास्टिक कचरे के संकट से जूझ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एक अहम मुद्दा रहा है, अभी हम उसका सामना कर रहे हैं देश और दुनिया। तो कृषि से लेकर हर क्षेत्र पर प्रतिकूल असर भी पड़ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं। तो अब आपको लगता है कि तमाम देश और दुनिया आपस में मिल करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस समस्या का जो है चुनौती का सामना करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि अभी यूएन में भी जो प्लास्टिक ट्रीटी का डिस्कशन चल रहा है, 4-5 राउंड डिस्कशन हो चुके हैं। उस ट्रीटी में भी बेसिकली उसका हार्ट ट्रीटी का यही है कि कौन से प्लास्टिक हैं जो जैसा बताया भी कि एब्सोल्यूट एसेंशियल नहीं है, और जो न्यूसेंस वैल्यू है जिनकी, उनको हम कैसे फेज आउट कर सकें अपने यूसेज में जी। और जो अगर मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं होगी तो फिर यूज भी नहीं होगा। तो उनकी मेन मुद्दा यही है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बंद की जाए जिससे वो धीरे धीरे यूसेज में फेज आउट हों। क्योंकि अगर डिमांड के बाद भी अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो डिमांड धीरे धीरे कम होती जाएगी और हम लोग भी यूज टू होते जाएंगे कि कैसे इन चीजों के बिना हम अपना काम चला सकते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे सब क्लाइमेट चेंज के बाद सबसे बड़ा मुद्दा अभी प्लास्टिक पोल्यूशन ही हो गया है। और यूएन एक ट्रीटी ज्यादातर देशों के साथ वो अराइव करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो है एक रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिक वेस्ट मैनेजर बन सकें ग्लोबली। बिल्कुल। चंद्रभूषण जी, मेरा सवाल ये है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक यानी एक बार काम में आने वाला प्लास्टिक पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा प्रयोग भी इसी का हो रहा है, तो ऐसा कैसे है? देखिए, आप एक बार इस्तेमाल करके फेंकने का मतलब है कि या तो आप उसको रिसाइकिल करेंगे, नहीं तो वो पर्यावरण में जाएगा। देखिए, प्लास्टिक मेरिकल प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एनवायरनमेंट में 10,000 साल रह सकता है। लोहा भी जंग लग जाता है। प्लास्टिक एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। इनफैक्ट जब प्लास्टिक का इन्वेंशन हुआ था तो जो इन्वेंटर थे और जो कंपनीज काम कर रही थी वो इसलिए इस प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते थे क्योंकि ये सैकड़ों साल तक, जैसे कि पाइप बना प्लास्टिक का, वो सैकड़ों साल तक रह सकता है। लोहा का पाइप है, उसमें जंग लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट जब बना था तो इसका जो फिलॉसफी था इस प्रोडक्ट के लिए कि हम इसको लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट में यूज करेंगे। इन्वेंटर ने भी नहीं सोचा होगा कि इसको हम पतले पॉलिथीन बैग में इस्तेमाल करेंगे जी। तो एक मटेरियल का एक तरह से आप उसको मिसयूज कहिए या आप सब ऑप्टिमल यूज कहिए, आप जो भी आप शब्दावली जो आप जिसको भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी कारण से पर्यावरण में प्लास्टिक प्रॉब्लम है। अगर प्लास्टिक का सही इस्तेमाल हो तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है। प्लास्टिक आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल है। जी। तो सिंगल यूज तो उसके कभी प्लास्टिक बना ही नहीं था सिंगल यूज के लिए। सुनील पांडे जी, आप सहमत हैं चंद्रभूषण जी की बातों से? जी हाँ, बिल्कुल। और जो 19 आइटम्स जो है जैसा इन्होंने बताया था कि 2022 में गवर्नमेंट ने फेज आउट और बैन अनाउंस किया था। इनफैक्ट वो 19 आइटम भी जो है गवर्नमेंट ने काफी कंसल्टेशन के बाद जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे कंसल्टेशन के बाद ये लिस्ट पे अराइव किया। तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो उसको प्रोडक्ट बना रहे थे, उनकी भी सहमति थी इस बात पे कि ये आइटम्स जो है इनकी न्यूसेंस वैल्यू है और इनके वायबल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप किए जा सकते हैं। तो इसलिए जो है इनको फेज आउट करना जो है लॉन्ग रन में हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी। चंद्रभूषण जी, जैसा आप जानते हैं कि विश्व स्तर पर भी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के तहत कई देशों ने इस पर रोक भी लगाई है, तो जुर्माना भी लगाया है कहीं कहीं। तो आपको लगता है कि क्या ये आखिरी विकल्प बचा है? देखिए, हमें मल्टीपल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्लास्टिक को कम करने के लिए। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्लास्टिक में जो इनोवेशन हो रहा है वो हमारे देश में हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में कोई प्लास्टिक पे काम नहीं करना चाहता है। अमेरिका में तो 5% प्लास्टिक भी रिसाइकिल नहीं होता है। तो हमें वेस्टर्न वर्ल्ड को देखने की जरूरत नहीं है प्लास्टिक मैनेजमेंट में। इनफैक्ट मुझे जहां तक लगता है, जो प्लास्टिक जो निगोसिएशन हो रहा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अंदर,
आज के दिन में एक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है, वो ट्रीटी नहीं होगी क्योंकि अमेरिका जैसे देश इससे भाग जाएंगे। आज के दिन में पर कैपिटा प्लास्टिक कंजम्पशन, हर एक आदमी जो आज के अमेरिका में जो इस्तेमाल करता है 400 किलो प्लास्टिक हर एक दिन इस्तेमाल करता है, हर एक साल इस्तेमाल करता है। हमारे यहाँ शायद 15 किलोग्राम, शायद 15 या 20 किलो पर कैपिटा प्लास्टिक का है। हाँ? तो हमें हमारे फायदे में है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 20 किलो में भी हम इतना प्रदूषण कर रहे हैं, प्रदूषण हम देख सकते हैं। जब वो 40 होगा तो क्या होगा, और 100 होगा तो क्या होगा जी। और इसमें एक दुखती नब्ज हमारी ये है कि अगर आप रूल्स बना दिया, आपने फाइन कर लिया, जो हमारे मीडियम और लार्ज रिटेलर्स और बिजनेस हाउसेस हैं, वो फिर भी एक ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच सकते हैं, और वो काफी लोग ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट भी हो गए हैं। हमारा जो दुखती नब्ज है, हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जी, स्ट्रीट वेंडर्स जो है बहुत लो मार्जिन पे काम करते हैं। हमारे रेहड़ी, सब पटरी वाले, चाय वाले और सब्जी बेचने वाले, और उनको अगर हम ऑल्टरनेटिव्स जो है वायबल कॉम्पिटिटिव रेट में अवेलेबल नहीं कराएंगे, तो कहीं ना कहीं से इलीगली बनते रहेंगे सिंगल यूज प्लास्टिक, और कहीं ना कहीं से उनको सप्लाई होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम उस प्रोसेस को इंसेंटिवाइज करें, क्योंकि आप इनको फाइन करके कैसे क्या करोगे? इट्स अ सोशल इशू। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आप फाइन फिर भी कर सकते हो, रेडी पटरी पे जो दुकान खोल के बैठा उसको फाइन कैसे करोगे? तो आपको जो है एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि कैसे आप उनको इंसेंटिवाइज करो, सो दैट वो शिफ्ट हो सके वायबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन उनके बिजनेस पे असर अगर पड़ेगा तो वो शिफ्ट नहीं होंगे। तो वो एक मैकेनिज्म हमको बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक मुद्दा लाना चाहता हूँ कि देखिए, प्लास्टिक सिंगल यूज तभी कम होगा या जब हम एक ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री खड़ा कर पाए। आज के दिन में 1 करोड़ टन सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। एस्टिमेट वैरी करता है, 70 लाख टन या 1 करोड़ टन सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे देश में सालाना इस्तेमाल होता है। 1 करोड़ टन। अगर आप 1 करोड़ टन को सब्स्टिट्यूट करना चाहते हो तो 1 करोड़ टन का इंडस्ट्री दूसरा खड़ा करने की जरूरत है, तो अल्टरनेटिव इंडस्ट्री हो। तो एक तरह से प्लास्टिक मैनेजमेंट एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में की बात करने की जरूरत है, जो कि प्लास्टिक के अल्टरनेटिव पे आए। अगर वो नहीं कर पाएंगे तो जैसे सुनील ने बताया, वो इलीगली प्रोड्यूस होगा, लोग इस्तेमाल, तो हमें एक ऑल्टरनेट इंडस्ट्री खड़ा करने की जरूरत है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि एक पॉलिसी, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती है वैकल्पिक तौर पे, उसको एक एक्सप्लोर करने की जरूरत है चंद्रभूषण। एकदम ऑल्टरनेटिव जो प्लास्टिक के हैं उनकी एक नई इंडस्ट्री खड़ा करने की जरूरत है। वो छोटे छोटे हमारे जैसे एनजीओ ने कुछ बना दिया और मार्केट में बेच दिया, उससे सिंगल यूज प्लास्टिक खत्म होने वाला नहीं है। ये एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी का इशू है। जी जी बिल्कुल। तो वही, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि फैसला आप ऐसा लीजिए जिसका असर आने वाले 100 सालों तक दिखाई पड़े। तो फिलहाल हमारे 2 बहुत छोटे सवाल दोनों मेहमानों से हैं। चूँकि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो बहुत संक्षेप में चंद्रभूषण जी, आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मौके पर संसद टीवी के दर्शकों को? पहला ये कि हम समझें कि हम इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबली यूज करें उस चीज को जी। अगर करेंगे तो हम अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने में। सुनील जी, आप? मैं बहुत संक्षेप में बोलना चाहूंगा कि जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में ईपीआर इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, और मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स को थोड़ा सा उसके डिजाइन एस्पेक्ट पे, जो प्रोडक्ट पैकेजिंग मार्केट में ला रहे हैं, तो उनके डिजाइन एस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा कि जो है वो इजी कलेक्शन हो पाए उसका, और इजी रिसाइकलिंग हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोग हमारे शो में आए और अपना ये अमूल्य समय दिया और अपना अनुभव साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विश्व पर्यावरण दिवस इस साल UNEP के नेतृत्व वाले बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन में शामिल हो रहा है, ताकि दुनिया भर के समुदायों को समाधान लागू करने और उनकी वकालत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए साल 2022 में की गई वैश्विक प्रतिबद्धता को भी मजबूत करेगा। लेकिन इस तरह के आयोजन तभी सफल हो सकते हैं जब आप और हम जागरूक हों और अपने स्तर पर प्लास्टिक का समझदारी से इस्तेमाल करें।
फ़िलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए मेरी पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहिए सनसद टीवी। नमस्कार।